Hello students, today we are going to study about the second part of the chapter 6 of geography of class 8th, and today we are going to study about the classification of industries. In the first part we have discussed about the classification on the basis of raw materials. In this part we will discuss about the classification on the basis of size and on the basis of ownership. Let's start. On the basis of size, the size of an industry depends upon the amount of capital invested, numbers of laborers employed and the amount of goods produced. कोई भी इंडस्ट्री होती है उसका साइज़ कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया है, कितने लेबर्स उसमें काम करते हैं और किस तरह का और कितना जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है. साइज के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. सबसे पहले हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड बेसिक टूल्स एंड इक्विपमेंट. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन्हें हम हिंदी में कुटीर उद्योग कहते हैं, ये जनरली घर से ही मैनेज होती हैं. वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो लोकल एरिया में मिलने वाले ही रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और जो टूल्स या इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी घर पे ही आसानी से मिलने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं. These industries are mostly found in rural areas. ये ज़्यादातर हमको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं. The products are mainly for sale in the local market. ये जो प्रोडक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो लोकल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के लिए तैयार किए जाते हैं. लेबर इज सप्लाइड बाई द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और जो इसमें लेबर प्रोवाइड किया जाता है यानी कि जो लोग काम करते हैं वो फैमिली मेम्बर्स ही इसमें काम करते हैं. फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन इन दियर फ्री टाइम मेक गुड्स लाइक रोप्स, बास्केट्स, हैंडलूम क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स. जो किसान होते हैं या क्राफ्टमैन होते हैं अपने फ्री टाइम में अपना जो मेन वर्क है वो करने के बाद वो क्या करते हैं कि ये इसमें जो भी प्रोडक्ट इनको बनाना होता है या जो रॉ मटेरियल इनके आसपास आसानी से मिल रहा होता है उसको वो लोग उस समय बनाते हैं और जो बन जाता है, सामान तैयार हो जाता है तो जाके उसे मार्केट में बेच देते हैं. जैसे कि ये रस्सियाँ बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, हैंडलूम क्लॉथ बनाते हैं, हथकरघा से कपड़े बनाते हैं और लेदर आइटम्स, चमड़े के सामान बनाते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ पावर ड्राइवन मशीन्स. इसमें जो है वो बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल होता है. रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड गुड्स आर सोल्ड थ्रू ट्रेडर्स. रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाया जाता है और जो सामान तैयार होता है वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं सेल किया जाता है, वो ट्रेडर्स को सेल किया जाता है. उसके बाद ट्रेडर्स उसे आगे सप्लाई करते हैं. दे आर जनरली ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉय अ स्मॉल नंबर ऑफ लेबरर्स. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा जो है उन्हें मैनेज किया जाता है और इसमें थोड़े बहुत लेबरर्स को भी रखा जाता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो किसी भी कंट्री को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. दे प्रोड्यूस क्लॉथ. अब इसमें क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में? क्लॉथ हो गया, पेपर गुड्स हो गए यानी कि कपड़ा हो गया, और उसके बाद जो कागज से बनने वाले सामान हो गए, टॉयज हो गए, फर्नीचर हो गया, मशीन पार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन हो गए एंड लेदर गुड्स. ये सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस की जाती हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ हैवी पावर ड्राइवन मशीन्स. इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों को यूज़ किया जाता है जो कि बिजली से चलने वाली होती हैं. ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में. थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रमिकों की ज़रूरत होती है. एंड अ कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम. अब जब इतने ज़्यादा लेबर हैं और इतना बड़ा स्केल पे इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है तो यहाँ का जो मैनेजिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. दे ब्रिंग इन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस एंड सेंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट्स. यहाँ पर ये दूसरे देशों से भी आप कह सकते हैं, बहुत दूर दूर के एरिया से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को मंगाया जाता है और जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे भी दूर दूर के एरिया में भेजा जाता है. आयरन एंड स्टील मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, आयरन एंड स्टील मिल्स हो गया, टेक्सटाइल मिल्स हो गए और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स.
अब प्राइवेट है तो प्राइवेट का मतलब इसको ओन और मैनेज कौन करेगा, या तो कोई एक पर्सन करेगा या तो कुछ लोगों का एक ग्रुप करेगा इसे मैनेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील एंड हिंदुस्तान मोटर्स आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल दिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील और हिंदुस्तान मोटर्स। सेकेंड नंबर पे आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और देयर एजेंसीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो किसके थ्रू ओन और मैनेज होती हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर उनके थ्रू जो एजेंसीज होती हैं वो इस सेक्टर को मैनेज करती हैं। भिलाई स्टील प्लांट एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। ये दोनों जो है वो पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अब यहाँ पे ज्वाइंट वर्ड यूज किया जाता है। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट फर्म गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर इसे ओन और मैनेज करती हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सभी ज्वाइंट सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये किसके थ्रू ओन और मैनेज किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू, मतलब कई लोगों का समूह होता है वो इसे मैनेज करता है। जनरली द मेंबर्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वही रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर भी होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अमूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अमूल जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ये होता है कि कुछ लोग मिलकर इसे शुरू करते हैं और वो जो लोग होते हैं वही रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, वही मिलजुल कर क्या करते हैं, इस सेक्टर को चलाते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर सेटअप इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है ये विदेशी निवेशकों यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के मदद से ये स्टैब्लिश किए जाते हैं। सच इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ 2 और मोर कंट्रीज। इन्हें ओन और मैनेज किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के मेंबर्स के थ्रू। दीज इंक्लूड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड द कोका कोला कंपनी। यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की, देन मारुति सुजुकी इज एन इंडियन कंपनी बट हैविली ओन्ड बाय जापानीज पेरेंट कंपनी। अब अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो मारुति सुजुकी का बेस है और लार्जेस्ट मार्केट है, लेकिन वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। तो इस तरह से ये 2 कंट्रीज के बीच का हो गया। फिर यहाँ पे कोका कोला कंपनी की बात करते हैं तो कोका कोला कंपनी जो है वो किसी कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन तो नहीं है, लेकिन ये जो है वो मोस्टली कंट्रीज में सेल किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में, मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ कंट्रीज को छोड़कर ये ज्यादा मैक्सिमम सभी कंट्रीज में बेचा जाता है। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, यहाँ पर ये सेल नहीं होता है। इसके रीजन क्या है, यूएस की पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इन 2 कंट्रीज में इसे सेल नहीं किया जाता है, बाकी सभी कंट्रीज में इसे सेल किया जाता है। तो ये दोनों जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ होगी, इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड ओनली एट सच प्लेसेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर इजिली अवेलेबल एंड गुड्स कैन बी इजिली सोल्ड एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती है वो ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है वो आसानी से मिल जाएं, और वहां पर जो सामान बेचा जाए उसके आसपास के एरिया में तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो सामान है उसकी कॉस्ट कम से कम हो। सच लोकेशंस आर सिलेक्टेड आफ्टर मच डिलिब्रेशन। और ये जो लोकेशन होती है किसी भी इंडस्ट्रीज के, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए उसकी लोकेशन जो है वो बहुत सोच विचार के डिसाइड होती है। मेनी जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइसेस ऑफ लोकेशंस।
जो हम लोकेशन चूज करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की ये लोकेशन होने वाली है, तो उस लोकेशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसके बाद ही डिसाइड हो पाता है कि यहाँ पे उस इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है या नहीं। अगर कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वहां पर उस जगह पे, उस लोकेशन पे उस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में चल नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे बाद में बंद करना ही पड़ता है। तो इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने का मतलब है कि पूरी तरीके से उसकी लोकेशन जो है वो चेक कर ली जानी चाहिए कि कंडीशंस उसके फेवरेबल में है या नहीं है। सम ऑफ दीज आर, तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स को देखना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो सपोर्टिव होने चाहिए। फर्स्ट इज लार्ज एरियाज ऑफ लेवल लैंड, मतलब कि जो जमीन है वो समतल होनी चाहिए। रेगुलर एंड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स है वो हमको रेगुलरली मिल जाना चाहिए और उसकी जो आपूर्ति है कि रॉ मटेरियल हमको मिल जाएगा, ये श्योरिटी होनी चाहिए। चीप एंड एडिक्वेट पावर सप्लाई, पावर सप्लाई का मतलब कि जो बिजली की आपूर्ति है वो सस्ती भी होनी चाहिए और आसानी से मिल जाए। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबरर्स एट रीजनेबल वेजेस, जो स्किल लेबर है वो हमको सही सही प्राइस पे मिल जाए, ऐसी जगह पे भी होना चाहिए इंडस्ट्री। एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एट रीजनेबल रेट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए कि मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है वहाँ पे हम जो है वो गाड़ी आसानी से आ जा सकती है, वहाँ से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नियरनेस टू मार्केट फॉर क्विक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब हमने गुड्स तैयार कर लिए उस इंडस्ट्री में, अब अगर मार्केट पास नहीं होगी तो उसे वहां तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा खर्च भी आएगा ट्रांसपोर्ट का। तो इस तरह से जो मार्केट होनी चाहिए वो इंडस्ट्री के पास में भी होनी चाहिए। सम इंडस्ट्रीज लाइक पेपर नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, जैसे कि यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है, जिसको बहुत बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। Thus those industries are used located near rivers, canals और lakes, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जिसमें जैसे कि यहाँ पे वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में यूज हो रहा है, तो इंडस्ट्री को वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना चाहिए जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अगर हम इंडस्ट्री को कहीं ऐसे एरिया में लगा देते हैं जहाँ पे वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये इंडस्ट्री वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम बैंक्स एंड द गवर्नमेंट, जो कैपिटल हमको लगाना है उस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में, उसे चलाने में, वो जो है वो आसानी से बैंक या सरकार से मिल जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, और बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए भी हम इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेंगे, और अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज को, गवर्नमेंट रूल्स को हमारी इंडस्ट्री ब्रेक कर रही है तो भी हमारी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।